रहीम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान वसीम। नाजरीन, इस वीडियो लॉग में ढेर सारी ख़बरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं और ख़ास तौर पे जो साबिक़ वज़ीर आज़म चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान को जेल में बैठे बिठाए जो करोड़ों रुपए की चट्टी पड़ी है या करोड़ों रुपए का फटका पड़ा है, ये क्या मामला है, ये किस मामले पे चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान को लाखों करोड़ों की डज़ लगी है। एक तो इसकी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे और फिर दूसरी जो अहम ख़बर है, जो साबिक़ चेयरमैन पैमरा अबसार आलम साहब का जो बयान हल्फ़ी फैज़ाबाद धरना नज़रसानी केस में जमा करवाया गया है, इस बयान हल्फ़ी की रोशनी में साबिक़ DGI जनरल फैज़ हमीद की तलबी का क्या मामला है, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ अहम डिटेल्स हैं वो आगे चल के शेयर करेंगे। और फिर जैसा कि मैंने आगाज़ में कहा कि वीडियो लॉग में दीगर अहम ख़बरें भी शामिल करेंगे, तो पहली ख़बर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। और आज मुझे अपनी जो ख़बरें हैं वो आप नाज़रीन के साथ उनकी डिटेल शेयर करते हुए हमारे एक वकील दोस्त हैं चौहान साहब, कासिम चौहान साहब, उनकी बड़ी शिद्दत के साथ याद आ रही है। और क्यों शिद्दत के साथ याद आ रही है वो भी आगे चल के जब ये इमरान खान साहब वाली ख़बर की डिटेल आपके साथ शेयर करूँगा तो वहाँ पर भी कासिम चौहान साहब का तज़किरा या ज़िक्र ज़रूर करेंगे। तो पहली ख़बर से, जैसा कि मैंने थंबनेल पे लिखा कि इमरान खान साहब को बड़ी नाकामी का सामना, तो आज नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन था और जैसा कि रात हमने आपको आखिरी वीलॉग में बताया था कि इस इलेक्शन में जो आसमा जहांगीर ग्रुप है उनका हामिद खान ग्रुप के साथ कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। और इस मरतबा तो हामिद खान ग्रुप को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत ज़्यादा जहाँ सपोर्ट हासिल थी, वहीं हामिद खान ग्रुप से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थीं कि ये इलेक्शन जीत के, जैसे कि एक साल पहले जब आबिद ज़ुबैरी साहब हामिद खान ग्रुप से जीते थे, तो इस मरतबा भी हामिद खान ग्रुप जो इस वक्त मुल्क में हालात हैं उसकी रोशनी में हामिद खान ग्रुप ही कामयाबी हासिल करेगा। तो ये जो कांटे का मुकाबला हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये नाज़रीन कांटे का मुकाबला साबित नहीं हुआ, बल्कि अब तक के नाज़रीन जो नताइज आए हैं उसमें आसमा जहांगीर ग्रुप के जो उम्मीदवार हैं शहजाद शौकत साहब, जैसा कि मैंने आपको रात को भी बताया था कि नामवर वकील हैं, मारूफ वकील हैं, जाना पहचाना चेहरा है और लोगों के साथ उनकी जो डील है, जो बात करने का अंदाज़ है और फिर जो उनकी एक रिस्पेक्ट है, जो एक उनकी डिग्निटी है, जो अपनी उनकी एक पर्सनैलिटी है, वो उस लिहाज से भी एक फेवरेट कैंडिडेट थे। तो अब तक नाज़रीन जो सबसे बड़ा पोलिंग स्टेशन कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट बार का, वो लाहौर का मैदान होता है और लाहौर के जो वोटर होते हैं वही फैसला करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बार का सदर कौन होगा। तो लाहौर से शहजाद शौकत साहब ने 185 वोटों की बर्तरी हासिल की है, यानी 611 वोट शहजाद शौकत साहब ने हासिल किए हैं और 426 वोट जो हैं, जो हामिद खान ग्रुप के कैंडिडेट थे हामिद खान साहब, उन्होंने हासिल किए हैं। और एक ऐसा पोलिंग स्टेशन है जहां पर 30 वोटों से हामिद खान ग्रुप जो है वो कामयाब हुआ है। 73 वोट जो है वो शहजाद शौकत ने लिए, 103 वोट जो है मियाँ अब्दुल कुद्दूस ने लिए। लेकिन इसके अलावा एबटाबाद, लाहौर, सक्खर, मुल्तान और बन्नू से शहजाद शौकत साहब ने कामयाबी हासिल की और यहाँ पर भी अच्छे मार्जिन के साथ जीते हैं। तो अब देखते हैं कि कराची का क्या नतीजा आता है, लेकिन अब तक के नताइज से तो ये लग रहा है कि जो शहजाद शौकत साहब हैं वो बड़ी आसानी के साथ, बल्कि भारी मार्जिन के साथ जो है सुप्रीम कोर्ट बार के सदर मुंतखब हो जाएंगे। कुछ हमारे पास डिटेल आई हैं वीडियो लॉग रिकॉर्ड करते हुए। शहजाद शौक कितनी लीड से कामयाब हुआ, बल्कि दोस्त पूछ रहे हैं, इसका मतलब है कि शहजाद शौकत साहब जो हैं वो कामयाब हो चुके हैं। तो ये नाज़रीन नतीजा है। अब आ जाते हैं, बल्कि शहजाद शौकत साहब को हम अपने वीडियो लॉग के ज़रिए मुबारकबाद भी पेश करते हैं। अब आ जाते हैं जो अबसार आलम साहब ने सुप्रीम कोर्ट में आज कोई 7 से 8 सफ़ात का, चूँकि उसके बाद नंबरिंग नहीं थी, 7 से 8 सफ़ात का बयान हल्फ़ी सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया है। और आपको याद होगा कि आखिरी समाअत पे काजी फ़ैसल साहब ने कहा था कि जो टीवी पे बैठ के बयानात देते हैं वो अगर कुछ कहना चाहते हैं तो पहले बयान हल्फ़ी जमा कराएं। तो आज अबसार आलम साहब ने अपना बयान हल्फ़ी जमा करवा दिया है। इस बयान हल्फ़ी के नाज़रीन एक एक जुमले में बड़ी खबर मौजूद है, हर जुमले में अलग से बड़ी खबर मौजूद है। अब इसके कुछ मंदरजात आपके साथ मैं शेयर करता चलूँ, लेकिन उससे पहले नाज़रीन सवाल ये है कि अब इससे पहले एक बयान हल्फ़ी आया था जनाब शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब का, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस थे, उन्होंने भी फैज़ हमीद पे इल्ज़ाम लगाया था। तो उस बयान हल्फ़ी का क्या बना था? साकिब निसार साहब ने तो तलब नहीं किया था, फैज़ हमीद साहब से तलब करना तो और की बात है, लेकिन काउंटर एफिडेविट भी नहीं मांगा था। काउंटर एफिडेविट मांग के भी सच क्या है, झूठ क्या है, जो शौकत सिद्दीकी साहब ने कहा क्या वो ठीक है,
फैज़ हमीद काउंटर एफिडेविट में क्या कहते हैं, ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की थी। लेकिन अब देखना ये है कि बयान हल्फी का काजी फायसल साहब ने कह तो दिया और इसमें ये सब कुछ जो है अबसार आलम साहब ने लिख भी दिया, और ये बड़ा मुश्किल टास्क था अबसार आलम साहब के लिए बयान हल्फी लिख के देना, लेकिन ये अबसार आलम साहब कर गुजरे। अपना बयान हल्फी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया। अब देखना ये है कि इस बयान हल्फी के जो मंदरजात हैं उस पर आने से पहले क्या काजी फायसल साहब जो हैं इस पे काउंटर फैज़ हमीद साहब से बयान हल्फी मांगेंगे। अब तो वो रिटायर्ड हो चुके हैं, क्या फैज़ हमीद साहब को जैसे अबसार आलम साहब सुप्रीम कोर्ट आते हैं उन्हें भी सुप्रीम कोर्ट में समन किया जाएगा? ये नाज़रीन नुकता बड़ा अहम है। लेकिन बहरहाल जो बयान हल्फी जमा करवाया है अबसार आलम साहब ने, उसमें कहा गया है कि फैज़ाबाद जो धरना दिया गया उस धरने के दौरान फैज़ हमीद जो कि DGC थे उस वक्त, DGI तो बाद में बने थे, उनका मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव था। अब यहाँ पे फैज़ हमीद साहब चेयरमैन पैमरा पे दबाव डाल के क्या कर रहे हैं, इदारा जाती यानी इदारे के अंदर, पैमरा के इदारे के अंदर मुदाखलत कर रहे हैं। और फिर उन्होंने लिखा कि मुझे फैज़ हमीद ने नजम सेठी जो कि एंकर थे, सीनियर तजियाकार थे, अपना प्रोग्राम करते थे, उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए दबाव डाले, यानी उसका प्रोग्राम जो है उसको आप मुअत्तल कर दें या उनका प्रोग्राम आप ख़त्म करवा दें, उनके प्रोग्राम को रुकवा दें। तो ये एक फ़ौजी अफसर की आप यूँ कह लें कि इदारे के अंदर एक और मुदाखलत थी। और फिर कहा गया कि हुसैन हक्कानी पर भी पाबंदी लगवाएं, उन्हें भी TV चैनल वाले क्यों लेते हैं, TV चैनल को इंस्ट्रक्शन जारी करें कि हुसैन हक्कानी को आपने किसी शो में नहीं लेना। तो यहाँ पर भी फैज़ हमीद साहब के इस डिमांड पर अबसार आलम साहब ने इनकार किया। और फिर ये भी कहा अबसार आलम साहब ने अपने बयान हल्फी में कि जो फैज़ हमीद और उसके मातहत अफसरान थे वो TV चैनल्स पर भी दबाव डालते थे। अब एक हसास इदारे का TV चैनल्स पर दबाव डालने का कोई लिंक नहीं बनता, कोई ताल्लुक़ नहीं बनता। और फिर ये भी जिक्र किया अबसार आलम साहब ने कि मैंने इस हवाले से जो दबाव मुझ पर डाला गया, मेरे इदारे पर डाला गया, मैंने नवाज शरीफ को ख़त लिखा। तो सवाल है कि नवाज शरीफ साहब ने क्या एक्शन लिया, साकिब निसार साहब ने क्या एक्शन लिया, उनको भी ख़त लिखा था। लेकिन साकिब निसार साहब ने जो एक्शन लेना था उनके पास तो बल्कि सबसे बेहतर जो चीज़ आई थी वो शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब का एफिडेविट था, उस पर कुछ नहीं लिया। तो फिर अबसार आलम साहब के नोटिस पे साकिब निसार साहब ने क्या एक्शन या क्या नोटिस लेना था। फिर आर्मी चीफ को भी ख़त लिखा, उस पर भी कोई एक्शन नहीं हुआ। और फिर अबसार आलम साहब लिखते हैं कि मैंने फिर जब ये दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस दबाव को बेनकाब किया। और फिर वो लिखते हैं कि एक चैनल को पैमरा कानून के खिलाफ वर्जी करने पर मैंने बंद किया। अब वो चैनल कौन सा था? वो 92 न्यूज़ चैनल था जिसका अबसार आलम साहब ने अपने बयान हल्फी में जिक्र किया है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो फैज़ हमीद थे, जब मैंने 92 न्यूज़ को बंद किया तो फैज़ हमीद ने मुझे कहा कि या तो 92 न्यूज़ को रिस्टोर कर दें, बहाल कर दें, या बाकी चैनल्स को भी जो है आप बंद कर दें। और इस एफिडेविट में यह भी लिखा है अबसार आलम साहब ने कि मरीम औरंगज़ेब ने फैज़ाबाद धरने के दौरान रब्ता करके तमाम TV चैनल की नशरियात बंद करने का कहा। मैंने इनकार किया कि इस पर वफाकी काबीना अगर फैसला देगी रिटर्न तो फिर ही चैनल बंद हो सकते हैं। तो फिर वफाकी हुकूमत का जो फैसला था वो तहरीरी तौर पर दिया गया, तो बाकी चैनल को भी जो है वो बंद कर दिया गया। और इस जुर्म में जो दबाव मुझ पर था, जो मैंने बर्दाश्त किया और कानून के मुताबिक इदारे को चलाया, इस जुर्म में मुझे 2 साल के बाद ओहदे से जो है वो हटा दिया गया। तो अबसार आलम साहब कहते हैं कि मेरा बयान हल्फी जो है फैज़ाबाद धरने केस का जो रिकॉर्ड है उसका हिस्सा बनाया जाए। और मुझे अच्छे तरीके से जो मेरे अपने मतलब आप कह लें कि मुझे किसी मौके पे बात हो रही थी तो साकिब निसार साहब ने कहा था कि मैं ये जो चैनल बंद हुए थे फैज़ाबाद धरने के दौरान, इस पे मैं खुद नोटिस लेने जा रहा था, लेकिन मेरे खुद नोटिस लेने से पहले ही उन तमाम चैनल्स की जो नशरियात हैं वो दोबारा से बहाल करवा दी गई थी। तो ये साकिब निसार साहब ने एक मौके पे सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू करते हुए ये बात ओपनली कही थी, ऑफ द रिकॉर्ड नहीं, ओपनली कही थी। इसके अलावा नाज़रीन जो एक और ख़बर है, जो एक फ़ैसले का बड़ी शिद्दत के साथ, बेताबी के साथ, बेचैनी के साथ इंतज़ार किया जा रहा था कि नवाज शरीफ साहब की अपीलें तो बहाल हो गई, लेकिन उस फ़ैसले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या कहती है। तो आज 16 सफ़ात का ये फ़ैसला है जो कि आमिर फ़ारूक साहब मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने जारी कर दिया है। इस फ़ैसले के नाज़िम मंदरजात पे आने से पहले सवाल यह है कि आमिर फ़ारूक साहब तो इल्ज़ाम तो तहरीक इंसाफ लगाती है। अब ये जो नवाज शरीफ के हक़ में फ़ैसला अपीलें बहाल करने का, इस फ़ैसले पे मियां गुल हसन औरंगज़ेब साहब के भी दस्तखत हैं। तो नवाज शरीफ को रिलीफ देने पे आमिर फ़ारूक साहब को क्रिटिसाइज़ किया, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मियां गुल हसन औरंगज़ेब को भी टारगेट करेगी जैसे आमिर फ़ारूक साहब को टारगेट करते हैं? ये एक सवाल है। लेकिन बहरहाल फ़ैसले में कहा गया है कि जो अपीलें हैं नवाज शरीफ की, उनको बहाल किया जाता है और नवाज शरीफ की जो अपीलें हैं इन्हें मेरिट पे सुन के फ़ैसला किया जाएगा। और ये भी कहा गया इस फैसले में कि जो एवन फील्ड में नवाज शरीफ की ज़मानत थी वो
क्योंकि अपीलें बहाल हुई हैं तो ज़मानत भी नवाज शरीफ की बहाल हो गई, लेकिन अल अज़ीज़िया में नवाज शरीफ की ज़मानत नहीं थी। लेकिन चूँकि पंजाब हुकूमत ने जो अज़ीज़िया में नवाज शरीफ की सज़ा उसको सस्पेंड कर दिया है, तो उसके बाद फिर इसमें मज़ीद सस्पेंशन की या ज़मानत की ज़रूरत नहीं। और इसमें यह भी कहा गया है कि चूँकि नैब ने नवाज शरीफ की जो मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त है उसकी मुखालफत नहीं की, तो इसलिए ये अपीलें जो है बहाल की जाती हैं। अच्छा, ये फैसला 16 सफ़ात का जारी हुआ है। इसमें आइंदा की तारीख के नवाज शरीफ की अपीलों पर समाअत कब होगी, एवन फील्ड की, अज़ीज़िया की, इसलिए नहीं दी गई क्योंकि वो अलग से मुकदमा है। ये तो वो प्रोटेक्टिव बेल की दरख्वास्तें थी, उसको जो है फैसला जारी करके डिस्पोज ऑफ जो है अदालत की जानिब से किया गया है। अब आ जाते हैं जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को जेल में बैठे बिठाए करोड़ों रुपए की डज लगी है, करोड़ों रुपए का बड़ा झटका लगा है। मामला नाज़िर कुछ यूँ है कि जो आज सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के ख़िलाफ़ वफाकी हुकूमत की फ़ारूक एच नाइक साहब जो कि बतौर कौंसल पेश हुए, उनके क्लाइंट हैं ज़ोएब सदीकी साहब, तो इस केस में आज अदालत ने कोई पौने 2 घंटे की समाअत के बाद एक तो नैब को नोटिस जारी कर दिया है और दूसरा जो अटॉर्नी जनरल हैं उन्हें अदालती मुआवनत का नोटिस जारी कर दिया है। सूबाई एडवोकेट जनरल जो है यानी सूबों को, और जो इस्लामाबाद का एडवोकेट जनरल है उसको भी नोटिस जारी कर दिया है। लेकिन साथ में इमरान खान साहब ने जो ज़ाती कैपेसिटी में, अब ये नोट करने की बात है कि नैब तरमीम को इमरान खान साहब ने ज़ाती कैपेसिटी में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था, वो रिस्पोंडेंट में शामिल थे, उनको भी इमरान खान साहब ने नोटिस जारी कर दिया। अब आपको याद होगा कि जब नैब तरमीम को इमरान खान साहब ने चैलेंज किया था तो ख्वाजा हारिस साहब जो कि प्रोफेशनल लॉयर हैं, उनको लाखों करोड़ों की फ़ीस दे के इमरान खान साहब बतौर कौंसल इस केस में लेके आए थे और ख्वाजा हारिस साहब ने अपने तहीं बड़े अच्छे आर्गूमेंट्स अदालत के सामने पेश किए। तो सवाल ये है कि अब तो चूँकि वो अपीलें इंटरटेन अदालत ने कर ली हैं, उस पर फ़रीक़ैन को इमरान खान साहब को नोटिस जारी कर दिया है, तो वो जो फ़ीस लाखों करोड़ों रुपए की जो बतौर प्रोफेशनल लॉयर ख्वाजा हारिस साहब ने ली थी, क्योंकि बड़े बड़े वकील जो हैं वो लाखों करोड़ों से कम तो फ़ीस लेते नहीं। अब सुनने की बात है कि जो मखदूम अली खान साहब हैं, ये सुप्रीम कोर्ट की राहदारियों में बात होती है, साफ़ियों में बात होती है कि मखदूम अली खान साहब को एटलीस्ट जो कम से कम उनकी फ़ीस है वो कुछ 4 करोड़ या 5 करोड़ बताई जाती है। तो ख्वाजा हारिस साहब ने भी 1 आध करोड़ रुपया तो लिया होगा। तो चलें करोड़ रखें या 50 लाख रखें, जितनी भी फ़ीस होगी, तो वो खान साहब ने नैब तरमीम के केस में ख्वाजा हारिस साहब को दी। ख्वाजा हारिस साहब ने फैसला जो भी था, लेकिन आया तो इमरान खान के हक़ में, तो केस जितवा दिया। अब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत राइट ऑफ अपील भी है। तो अब खान साहब को नोटिस किया गया है और उस नोटिस के साथ साथ जो अदालती फ़ैसला है वो मरासले के ज़रिए खान साहब को जेल में उनको देने का भी हुक्म दे दिया गया है। तो बात यह है कि इस केस में ज़ाहिर सी बात इमरान खान साहब ने पैरवी तो करनी है, अपना कौंसल भी लेके आना है, और जब नैब का ही मुकदमा है तो फिर खान साहब को ज़ाहिर सी बात है कि ख्वाजा हारिस साहब को ही लाना पड़ेगा, और ख्वाजा हारिस साहब को नहीं लाते या जिस वकील को भी लाते हैं अब उसको भी लाखों करोड़ों की फ़ीस देना पड़ेगी। और फिर इसमें एक और बात भी है, जैसा कि आज काजी फैसल साहब ने कहा कि अगर सेक्शन 4 का, प्रैक्टिस प्रोसीजर कानून के सेक्शन 4 का इतलाक़ होता है तो फिर तो ये केस, ये जो दरख्वास्त है इमरान खान साहब की, ये नए सिरे से नए सिरे से इसकी समाअत होगी, नए सिरे से सुनी जाएगी। तो फिर वहाँ पे भी अलग से पैसे देने पड़ेंगे, लाखों करोड़ों रुपए, और यहाँ पर भी अपील में भी देना पड़ेंगे। लेकिन खान साहब, आपको पता है गरीब तो है नहीं, लेकिन खान साहब जेब से इतना बड़ा खर्चा भी नहीं करते। और कासिम चौहान साहब की मुझे यहाँ पे बड़ी शिद्दत के साथ याद आ रही है। खान साहब ने ये करना है कि चलें वकील तो मैंने करना ही करना है, तो खान साहब ने ये करना है बड़े अच्छे तरीके से वेल लेफ्ट करते हुए, वो जो तोशा खाने से खान साहब ने करोड़ों रुपए बनाए हैं उसको हाथ लगाने की बजाय, हालांकि पर्सनल कैपेसिटी में ये पटिशन खान साहब लेके आए थे, खान साहब ने कहना है पार्टी को, और पार्टी को कहना है कि आप ट्विटर पे कैंपेन चलाएं और ओवरसीज़ पाकिस्तानी से कहें कि डोनेशन दें, हमने वकील करना है। और चंद रोज़ पहले आपको याद होगा, बल्कि अभी भी जाके आप पीटीआई के ऑफिशियल जो ट्विटर अकाउंट है उस पर जाके देख सकते हैं कि 24 अक्टूबर का 2:53 का एक ट्वीट भी है x.com पे, जिसमें पीटीआई ने कहा है कि हम फंड रेजिंग करना चाहते हैं खान साहब की जो लीगल मैटर हैं, लीगल केसेस हैं, उनको कंटेस्ट करने के लिए, वकला की फीसेस देने के लिए। तो ये भी अगर लाखों करोड़ों की चट्टी तो खान साहब को पड़ी है, लेकिन खान साहब वेल लेफ्ट करते हुए पार्टी पे डाल देंगे और फिर आगे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों पे डाल दी जाएगी कि वो पैसे दें, लेकिन जो तोशा खाने वाले लाखों करोड़ों रुपए हैं उनको हाथ नहीं लगेगा, उनको कोई टच नहीं करेगा, क्योंकि वो तो बड़ी मेहनत के साथ, मुशक्क़त के साथ 20% दे के 80% की अमाउंट कमाई गई, तो उसके ऊपर केस भी बर्दाश्त कर रहे हैं, तो वो पैसे कैसे इस्तेमाल हो सकते हैं। तो बहरहाल, तो ये खान साहब के ने जी, खान साहब को जेब में बैठे बिठाए करोड़ों की समझे कि फकी पड़ गई है। इसके अलावा नाज़रीन,
जो मैंने थंबनेल पे लिखा कि खान साहब की लीगल टीम मुकर गई, तो आज आफ्ताब बाजवा साहब जो खान साहब की आज वकालत कर रहे थे अडालत जेल के बाहर, बड़े शदोमत के साथ, बड़े क्या कहते हैं कि ज़बरदस्त लहजे के साथ, तो वहाँ पे आफ्ताब बाजवा साहब ने कहा कि इमरान खान साहब को जहर देने का इल्ज़ाम लगाया कि जेल में जो खान साहब को खाना दिया जा रहा है उसमें खान साहब को जो है वो स्लो फूड पॉइजनिंग की जा रही है। अच्छा, वैसे तो बाजवा साहब ने वहाँ पे स्टेटमेंट दिया और उसमें एक और भी इल्ज़ाम लगाया बाजवा साहब ने कि नवाज शरीफ और जो आमिर फारूक साहब है उनका गठजोड़ है, और ये जहर देने का इल्ज़ाम भी लगाया। अब वो जो स्टेटमेंट जहर देने का था आफ्ताब बाजवा साहब का, उससे बाजवा साहब मुकर गए हैं। बाजवा साहब ने कहा कि खान साहब वहाँ पे सो पहुँचने की बात तो करते रहे, लेकिन मुझे ऐसे लगा कि इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि मुझे जो सो पॉइजनिंग है वो की जा रही है, लेकिन एक्चुअली बाजवा साहब ने कहा कि इमरान खान साहब ये कह रहे थे कि मुझे स्लो पॉइजन दिया जा सकता है, स्लो पॉइजन देने की कोशिश की जा सकती है। अच्छा, ये तो बाजवा साहब तो मुकर गए, लेकिन पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से जो अकाउंट अभी जिसका मैं जिक्र कर रहा था उससे भी एक ट्वीट किया गया। अब आप देख लें कि जो कुछ ये ऑफिशियल अकाउंट से कहा जा रहा है, इतना बड़ा इल्ज़ाम, ये आप सुन लें। चेयरमैन इमरान खान को जेल में खाने में जहर देने, स्लो पॉइजनिंग की इत्तला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का हंगामी इजलास। कोर कमेटी का इजलास अब से कुछ देर बाद मुनक्किद किया जाएगा। कोर कमेटी चेयरमैन इमरान खान के अपने वकला को फराहमी की गई मालूमात का नहायत तफसील से जायजा लेगी। कोर कमेटी के हंगामी इजलास के बाद दौरान कैद चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की जिंदगी से खेलने जैसे मकरू अमल पर मुफस्सल इलामिया जारी किया जाएगा। अच्छा, जब तक मैं वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी तक तो मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, जो मेरे पास फीड है, उसमें ऐसा कोई इलामिया जो है वो कोर कमेटी ने जारी नहीं किया, लेकिन ये जो ट्वीट है ये x.com पे पीटीआई के ऑफिशियल पेज पे अभी भी मौजूद है। अब नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि ये इल्ज़ाम लगाना कि स्लो पॉइजनिंग दी जा रही है जेल में, ये किस पे इल्ज़ाम लग रहा है? ये रियासत पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लग रहा है, क्योंकि खान साहब अगर अडयाला जेल में हैं तो रियासत पाकिस्तान की कस्टडी में हैं। अगर अडयाला जेल में हैं तो ये जो जेल सुपरिटेंडेंट हैं और जो जेल के हुकाम हैं उन पे इल्ज़ाम है, और ये जो जज साहब हैं जो इस केस को सुन रहे हैं, जिनकी कस्टडी, जिनके पास इमरान खान साहब की कस्टडी है, ये उन पे इल्ज़ाम है। अब बात यह कि जब आज़ादी इजहार राय की बात तो हम करते हैं कि फ्री स्पीच होनी चाहिए, क्या फ्री स्पीच में इस हद तक चले जाना कि आप किसी के ऊपर, इदारे पे, रियासत पे, जेल हुकाम पे, एक जज पे स्लो पॉइजनिंग का इल्ज़ाम लगाएं? इस पर अगर मुकदमा दर्ज हो या इसके ऊपर कोई तफ्तीश हो तो फिर चीखें निकल जाएंगी, क्योंकि सबूत मांगा जाएगा, सबूत फिर होगा नहीं। और फिर बात यह भी है, चले छोड़ दें सारी बहस को, बात तो ये हो रही है कि खान साहब को घर का खाना दिया जाए। घर का खाना मांगा जा रहा है, कौन गारंटी देगा कि घर से जो खाना आएगा उसमें, घर से वो खाना जिस शख्स को हैंड ओवर किया जाएगा और वो खाना लेके जब अडयाला जेल में पहुंचेगा, उस खाने में कुछ मिक्स नहीं होगा? और अगर उस खाने में किसी तीसरे बंदे ने कुछ मिक्स कर दिया तो जिम्मेदार कौन होगा? सवाल तो ये भी है ना। बात नाज़रीन ये है कि लीगल टीम आके बाहर तो कहती है कि खान साहब बड़े अंदर डटे हुए हैं, खान साहब से जेल का खाना नहीं खाया जा रहा। वो मुर्गे भी खान साहब खाते हैं देसी घी में पके हुए, वो मटन भी खान साहब देसी घी में पके हुए खाते हैं, लेकिन खान साहब गालिबन लगता है कि इससे हट के भी बहुत सारी चीज़ें खाना पीना चाहते हैं। लेकिन बहरहाल, अब मैंने तो एक चीज़ आपके सामने रखनी थी, सवालात रखने थे, मैंने तो सवाल रखे हैं, तो देखते हैं इस मामले पे फर्दर क्या होता है, या पीटीआई क्या इलामिया इस सिलसिले में, क्या हिकमत अमली जो है उनकी जानिब से जो है इलामिया की सूरत में जारी की जाती है। इसके अलावा नाज़रीन, पीटीआई की एक विकेट गिरी है जनाब गुलाम सरवर खान साहब, जिन्होंने 9 मई के वाक़े के बाद आज तक तो वो कोई उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, लेकिन आज उनसे मुतल्लिक़ ख़बर सामने आई कि उन्होंने तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दिया है, इमरान खान साहब का साथ छोड़ दिया है, जिनके दौर में वो वज़ीर बने, जिनके दौर में वो सिविल एविएशन के वकील थे, मतलब वज़ीर थे, और फिर सिविल एविएशन के जो जाली डिग्रियों का पायलट पे इल्ज़ाम लगाया, उसका पाकिस्तान को जो अरबों रुपए का खसारा या सफ़र बर्दाश्त करना पड़ा, वो भी आपके सामने है। लेकिन आज वही गुलाम सरवर खान जो है वो पीटीआई को खुदा हाफिज़ कह के पाकिस्तान की जो नई बड़ी सियासी जमात बनने जा रही है, इस्तेहकाम पाकिस्तान, उसमें वो चले गए और जाके जहांगीर तरीन के साथ, अलीम खान के साथ मुलाकात की। और ये मैंने बड़ी जमात इसलिए कहा कि बड़ी जमात ये दुख रही है, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बहुत सियासी जमातों में दुख रही है, पीटीआई को भी दुख रही है, पीपल्स पार्टी को भी दुख रही है, क्योंकि पीपल्स पार्टी के सोच ये थी, उनको लग रहा था कि जो पीटीआई से लोग टूटेंगे वो पीपल्स पार्टी में आएंगे, तो वो पीपल्स पार्टी में तो आए नहीं,
वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में जा रहे हैं। और अभी भी जो लोग तहरीक इंसाफ को छोड़ेंगे उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि वो भी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में जाएंगे। तो जो शेयर पीपल्स पार्टी एक्सपेक्ट कर रही थी कि तहरीक इंसाफ जो इस मुश्किल हालात में है उनको छोड़ने वाले जो लोग हैं उनका शेयर पीपल्स पार्टी को मिलेगा, वोट बैंक हमें मिलेगा, इलेक्टेबल हमें मिलेंगे, तो इसलिए इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को एक स्ट्रॉन्ग पार्टी के तौर पर पंजाब में देखा जा रहा है। तो आज गुलाम सरवर खान भी जो है वो छोड़ गए हैं, तहरीक इंसाफ को, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को प्यारे हो गए हैं। इसके अलावा शेख रशीद साहब ने आज अपने भतीजे राशिद शफीक को अपना बेटा डिक्लेयर कर दिया है। तो बेटा डिक्लेयर करने का मतलब यह है कि राशिद शफीक साहब को शेख रशीद साहब ने अपना सियासी जानशीन मुकर्रर कर दिया है और शेख साहब ने ऐलान किया है कि पिंडी के जो 2 हल्के हैं दोनों हल्कों से इलेक्शन मैं खुद लड़ूंगा। तो ये नाज़रीन हमारा वीडियो लॉग, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।